ग्रीटिंग्स एवरीवन। वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के ऊपर लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में ईपीएफओ एग्जाम के ऊपर 100% सिलेबस कवरेज के साथ लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे रीसेंट लेक्चर्स आपको मिल जाएं। अभी तक इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मैं 4 लेक्चर्स आपको बता चुका हूं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पूरी तरीके से कवर किया है। अब हम अपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के नेक्स्ट सेगमेंट पे यानी लेबर लॉज की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में लेबर लॉज के ऊपर हम बहुत बेसिक बातों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन राइट्स और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिश्ता किस तरीके का है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और प्रोडक्शन की बात होती है। और इसी दौरान हमने देखा कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको रिकग्नाइज करने में काफ़ी पंगा हुआ। ट्रेड यूनियंस अल्टीमेटली कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर क्रिएट करते हैं। वर्कर्स के पास कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर होती है और इस कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर की वजह से जो वर्कर्स होते हैं वो अपने मांगों को, अपने राइट्स को रख पाते हैं। पर क्या ये राइट्स ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं? नहीं। ये किसी भी वर्कर का एक इंडस्ट्री में काम करने से निकलने वाला जो भी अधिकार होता है वो होता है इंडस्ट्रियल राइट्स। पर इंडस्ट्रियल राइट्स जैसी कोई भी परिकल्पना, कोई भी इमेजिनेशन किसी ने नहीं किया है और इंडस्ट्रियल राइट्स को कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो भी राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट में ही हमको चेक करना है। इसीलिए दोनों के बीच में कभी सिमिलैरिटी भी होती है और कभी डिफरेंस भी देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ लेबर लॉज और एम्प्लॉयमेंट लॉज, इनको लोग अक्सर कॉमन समझते हैं, पर लेबर लॉज और एम्प्लॉयमेंट लॉज में क्या डिफरेंस होते हैं ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या लेबर लॉज का स्कोप बड़ा होगा या एम्प्लॉयमेंट लॉ का स्कोप बड़ा होगा, वो भी हमको देखना है। लेबर लॉज के ओरिजिन के ऊपर अपने को बात करनी है, ओरिजिन ऑफ लेबर लॉज। साथ में लेबर लॉज को इंडिया में किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है वो हमको समझना पड़ेगा। और आखिरी में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू लेबर लॉज इन इंडिया क्या है। अब लेबर लॉज का क्लासिफिकेशन इंडिया में जो है वो जिस ओरिएंटेशन के लिए, उद्देश्य के लिए बनाई गई है कानूनी व्यवस्था, उसको टारगेट करता है। राइट। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ज़रा नज़र गड़ा लेते हैं, बिकॉज आर्टिकल 14 बराबरी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट इक्वालिटी एग्जिस्ट्स अमंग इक्वल्स। कहते हैं इक्वालिटी एग्जिस्ट्स अमंग इक्वल्स। जो बराबर है उसी के बीच में बराबरी एग्जिस्ट करती है। इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट अमंग अनइक्वल्स, ये कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? काफ़ी गहरा मतलब है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हर लोग, हर इंसान हर तरीके से एक बराबर होगा। एब्सोल्यूट इक्वालिटी इट डज नॉट मीन दैट। इक्वालिटी का मतलब ह्यूमन बींग्स में रहता है कि आपको किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज ऐसा नहीं है जो मिले। यानी कि ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप स्पेशल ट्रीट करते हो और दूसरे सेक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हो। सो देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज ऑन एनी ह्यूमन बींग by reason of their birth, creed, or like in favor of any individual, and also equal subject of individuals and classes to ordinary law of the land. तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ में आपको सिंपल ये कहता है कि कानून व्यवस्था के सामने सब बराबर हैं। कानून व्यवस्था के सामने सब बराबर हैं। पहली बात तो ये। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज का मतलब ये हो गया कि कोई देर इज नो स्पेशल प्रोविजन फॉर एनीवन। और दूसरे पार्ट में जो आपको ये कह रहा है कि इंडिविजुअल और क्लासेस सबको एक जैसा कानून बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि नो स्पेशल लॉ फॉर एनीवन। एंड इफ देयर इज अ लॉ, लॉ विल बी देयर फॉर एवरीवन।
इसी को हम सिंपल भाषा में क्या समझते हैं? इसको समझते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। ये दोनों चीज़ें जो हैं आर्टिकल 14 के अंदर कवर्ड होती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस और इक्वालिटी बिफोर लॉस। आर्टिकल 14 से ही अब आपका पूरा जो अधिकार है वो निकलता है, बिकॉज देखिए ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्गर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन वर्कर्स जब यूनाइट हो जाते हैं तो ये ट्रेड यूनियन जब बना लेते हैं, वर्कर्स जब ट्रेड यूनियन बना देते हैं तो ट्रेड यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है? टसल हो सकता है, खींचताव तनाव हो सकता है। और इसी तनाव को बैलेंस किया जाता है दो तरीके से। एक गवर्नमेंट मशीनरी से, सरकार जिस तरीके से बीच में इंटरवीन करती है। दूसरा लेबर लेजिस्लेशन से, यानी जिस तरीके के कानून बने हुए हैं उनसे, लेबर लेजिस्लेशन से, राइट। ये अपने दिमाग में रखना है। अब क्योंकि वर्कर्स को और ऑर्गेनाइजेशन को बराबरी से ट्रीट करना है, इसीलिए हमने आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ के ऊपर छोटा सा डिस्कशन किया। इसके बाद इक्वल लॉ शुड बी अप्लाइड टू ऑल इन सेम सिचुएशन एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। ये भी इक्वालिटी बिफोर लॉ का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेजिस्लेशन की बात करें, यानी कि कानून बनाने की पावर्स की बात करें, उनकी पोजीशन जो है वो भी सेम ही है, यानी कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, एक जैसे को एक जैसे ट्रीट करिए, बराबर से ट्रीट करिए। और अनलाइक शुडंट बी ट्रीटेड अलाइक, जो दो बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है, उनके ऊपर सेम तरह का कानून मत लगाइए। ये सिंपल सी बात आपको आर्टिकल 14 से निकल के आती है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, राइट। जो बराबरी प्लेस्ड हैं, बराबर पैदा हुए, उन्हीं में इक्वालिटी लगती है। अब इक्वालिटी की बात करते हैं अगर, तो सबसे पहला इक्वालिटी का जो डिस्प्यूट आता है वो वेजेस में आता है। वेजेस में अक्सर मेन और वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। महिलाओं को पेमेंट कम दिया जाता है, मेन को पेमेंट ज़्यादा दिया जाता है। तो एक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट की पोजीशन पे एलिवेट कर दिया है। तो रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वो केस लॉ है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रोविज़न में भी कॉन्स्टिट्यूशन में ना मेंशन्ड हो, लेकिन ये सर्टेनली एक फंडामेंटल राइट है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो उद्देश्य हैं, जो गोल्स हैं, आर्टिकल 14 में, 16 में और 39 क्लॉज सी में वहाँ पे एंश्राइंड हैं। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और 39 सी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात है। आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। और आर्टिकल 39 सी में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और राइट टू वर्क की बात है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और राइट टू वर्क की बात है। अभी आगे डिस्कशन होगा हमारा। धीरेन्द्र चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये दूसरा केस गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको कैजुअल वर्कर्स पे या डेली वेज बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी अप्लाई कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चाहे आप हो सकता है परमानेंट वर्कर ना हो, परमानेंट एम्प्लॉय ना हो, कभी कभी काम करते हैं, या आप एक दिन का कमाते हैं और दिन का पैसा लेते हैं डेली वेज बेसिस पे, तो आप पे भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लगेगा। Accordingly, it was held that persons employed in Nehru Yuva Kendra in the country as casual workers on daily wage basis were doing the same work done by class 4 employees appointed on regular basis, therefore entitled to the same salary and conditions of service. Right? देखिए, पार्ट टाइम जो लोग डेली वेज बेसिस पे काम कर रहे थे उनको भी क्लास 4th एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया गया और इक्वल बोला गया इनसे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी के पास स्पेशल प्रिविलेज हो, जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट के अंदर परमानेंट रोल में काम कर रहा है तो क्लास 4 एम्प्लॉय को प्रिविलेज है,
और डेली वेज वर्कर जो सरकार के साथ काम कर रहा है उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इस तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते। ये धीरेन्द्र चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फर्दर आप बात करें ह्यूमन राइट्स और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो जो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन रिलेशंस हैं और जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, इनके बीच में कॉन्जेक्चर समझिएगा। जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं क्या है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, हम इंसानों के बीच में आपसी समझौता साझेदारी कैसी है, वो ह्यूमन रिलेशंस की बात होती है। और जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात होती है तो हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर्स वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट एनी स्पेसिफाइड टाइम की बात करते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिलेशंस में सबसे पहली बात है बिहेवियर की और स्पेसिफाइड टाइम की। ये ह्यूमन रिलेशंस काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी एसेस किए जाते हैं और वही इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में चेक किए जाते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की बात करें तो जो ह्यूमन रिलेशन का प्रॉब्लम है वो ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्टेड है और इसीलिए वो लार्जली पर्सनल नेचर का रहता है। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, जहाँ पे मॉरल या सोशल एलिमेंट डोमिनेट करे। और जबकि मॉरल और सोशल एलिमेंट जो है वही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से, फंडामेंटल राइट से निकल के आता है, करेक्ट है। और जहाँ के इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें तो ये ह्यूमन रिलेशन किस तरीके से एम्प्लॉयर्स के साथ डील होता है, वर्कर्स के साथ कैसा ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और जो कानून व्यवस्था बना रखी है, लेबर लॉस, राइट, और कलेक्टिव एग्रीमेंट के जो प्रोविजंस बना रखे हैं, ट्रेड यूनियंस और मैनेजमेंट, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है वो काफ़ी कंसिडरेबल खास बदलाव से होके गुजर रहा है, बिकॉज अभी हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बहुत ज़रूरत हो चुकी है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के दौरान, राइट। बिकॉज हर कंपनी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहती है, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस जो हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएं और एक कोऑपरेशन और गुडविल का भावना बना रहे, कंस्ट्रक्टिव चैनल हो, इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस काफ़ी वाइड हो रहा है। अब बात करते हैं लेबर लॉस और एम्प्लॉयमेंट लॉस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसमें क्या अंतर हमको देखने को मिलता है। तो लेबर लॉस जो होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट लॉस से अलग होते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट लॉस, राइट, एम्प्लॉयमेंट लॉस आर वाइडर इन स्कोप, कह रहे दे आर ब्रॉडर। Employment laws which deal only with employment contracts and issues regarding employment and workplace discrimination and other private laws. तो एम्प्लॉयमेंट लॉज जो होता है वो आपके वर्क प्लेस के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है और आपके वर्किंग कंडीशंस को की बात करता है, आप किन शर्तों पे काम करेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, राइट। वर्क प्लेस की कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, इन सभी को एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंडर कंसीडर किया जाएगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट लॉज जो है वो लेबर लॉज से ज़्यादा ब्रॉड एरिया कवर करते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट लॉज में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप जो है वो डिफाइंड होता है, एक्सेप्ट द नेगोशिएशन प्रोसेस विच इज़ कवर्ड बाय द लेबर लॉ एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। यानी कि काम करने के पहले जो एग्रीमेंट होता है, उसको एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, है ना। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी लेबर लॉस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, तो जब ये चीज़ होती है तो इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट लॉ, दोनों चीज़ें। और काम जब शुरू हो जाए, तो उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो गवर्नड होती हैं लेबर लॉज से, क्योंकि लेबर लॉज में डिस्प्यूट अराइज होने पे क्या होना चाहिए, नेगोशिएशन करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होगी, इसके बारे में बताया हुआ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेबर लॉस और एम्प्लॉयमेंट लॉस में डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। फर्दर ओरिजिन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया अब हमें देखना है, आखिरकार लेबर लॉस इंडिया में शुरू कब हुए, हाउ डिड दे ओरिजिनेट, राइट, हाउ डिड दे ओरिजिनेट एंड व्हाट ऑल कैन बी इंक्लूडेड।
तो बड़ी टिपिकल स्टोरी है दैट लेबर लॉस जो है जब वो तब स्टार्ट होते हैं जब एम्प्लॉयर्स ने वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशंस को दबाने का शुरुआत किया और लेबर कॉस्ट यानी जो पेमेंट दे रहे थे लेबर को वो बहुत कम दे रहे थे। लेबर कॉस्ट जब लो हो रही थी, वर्कर्स अपनी कंडीशंस को बेटर डिमांड करने की मांग रखते रह रहे थे। तो एम्प्लॉयर से कह रहे थे कि हमारी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करिए और हमारे पास अधिकार होना चाहिए खुद को ऑर्गेनाइज कर पाने का और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर पाने का। एम्प्लॉयर की कॉस्ट जो है वर्कर के डिमांड्स की वजह से बढ़ रही थी, क्योंकि एम्प्लॉयर कॉस्ट कह रहा था कि अगर ज़्यादा पैसा देंगे, बेटर वर्किंग कंडीशन देंगे तो इनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। इसकी वजह से केओटिक सिचुएशन पूरा हो गया और अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो रिक्वायर्ड हो गया। यानी कि अब सिर्फ प्राइवेट नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी, पर यहाँ पे एक राइट, एक अधिकार की बात हो रही है, किसी एक प्रत्येक वर्कर की नहीं, जबकि वर्कर के एज ए यूनियन के रूप में तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। और इसके बाद एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट तीनों को कंसीडर किया जाता है लेबर लॉज बनाते समय। तो इंडिया में लेबर लॉज इतने सारे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इतने वेग हैं समटाइम्स कि हम जो कोशिश कर ही नहीं सकते कि उनसे कभी जस्टिस मिलेगी। प्रमोट लिटिगेशन रादर देन रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जस्ट बिकॉज कानून व्यवस्था में कानून इतना ज़्यादा है ना, तो इसलिए उससे कोर्ट केसेस ज़्यादा जल्दी क्रिएट होते हैं और सेटलमेंट नहीं होता है। लेबर मूवमेंट जो भारत में स्टार्ट हुआ वो 19th और 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौर में हम देख सकते हैं वही हिस्ट्री है हमारी लेबर लॉस से रिलेटेड। द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी वर नेचुरली डोमिनेंट इन स्केचिंग सम ऑफ दीज अर्ली एरियाज, राइट। इन द बिगिनिंग इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इनफ रेगुलर इंडियन वर्कर्स टू रन ब्रिटिश स्टैब्लिशमेंट्स। ब्रिटिश स्टैब्लिशमेंट्स में काम करने के लिए इंडियन वर्कर्स उतने नहीं मिलते थे स्टार्टिंग में, और इसीलिए वर्कर्स को लाने की कोशिश की जाने लगी। दिस वॉज ऑब्वियसली लेबर लेजिस्लेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स। तो पहले जो लेबर लेजिस्लेशन हुए वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे थे। उसके बाद ब्रिटिश ने इसी चक्कर में फैक्ट्रीज एक्ट इनैक्ट किया था, जहां पे अब कह रहा है कि ये अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड मूवी थी। इट इज़ वेल नोन दैट इंडियन टेक्सटाइल गुड्स ऑफर्ड सीरियस कॉम्पिटिशन टू द ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया के जो टेक्सटाइल गुड्स थे वो ब्रिटिश टेक्सटाइल्स को टक्कर दे रहे थे। इंडिया के लेबर को इसीलिए कॉस्टलियर करने के लिए फैक्ट्री एक्ट 1883 में इनैक्ट किया सबसे पहली बार, बिकॉज द प्रेशर वॉज ब्रॉट ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय टेक्सटाइल मोगुल्स ऑफ मैनचेस्टर एंड लैंकाशायर। मैनचेस्टर और लैंकाशायर के जो टेक्सटाइल बड़े बड़े कंपनी वाले थे, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट पे एक प्रेशर बनाया लॉ बनाने के लिए। और उसके बाद हमें पहली कंडीशंस देखने को मिली: 8 आवर्स ऑफ वर्क, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन इन नाइट एम्प्लॉयमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ओवर टाइम वेजेस फॉर वर्क बियॉन्ड 8 आवर्स। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब आपको लेबर मूवमेंट इन इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है। लेबर मूवमेंट इन इंडिया, और लेबर मूवमेंट इन इंडिया वाले ये जो चैप्टर्स हैं ये हिस्ट्री है लेबर लॉस की, राइट। ये हिस्ट्री है लेबर लॉस की। तो आपको कह रहा है कि ये देखिए फैक्ट्रीज एक्ट में 8 आवर्स ऑफ वर्क, चाइल्ड लेबर का एबॉलिशन, वुमेन का नाइट एम्प्लॉयमेंट में ना आना और ओवर टाइम वेजेस का इंक्लूड होना, ये सब ऐड किया गया। इससे एक ही इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली निकल के आया। ब्रिटिश का जो अपना इंटरेस्ट पूरा होता हो, लेकिन पहली बार लेबर फोर्सेस के वेलफेयर के बारे में सोचा जाने लगा और अब वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द लेबर के बारे में खुल के बात हो रही थी। इंडिया में जो अभी करंटली लेबर स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब के हैं, जहाँ पे वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड इंटरेस्ट सब प्रोटेक्टेड है। इंडिया में जो लेबर लॉज हैं वो बहुत सारे इश्यूज पे काम करते हैं, जहाँ पे हम रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, वर्किंग कंडीशंस की बात करते हैं, लेबर को कॉम्पेंसेशन देने की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन की बात करते हैं। लेबर कौन से सब्जेक्ट है, किस लिस्ट में है, तो याद रखिएगा लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसीलिए दोनों सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों लेबर के ऊपर लॉ बना सकते हैं। और दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया भी है। सेंट्रल लॉज जो है वो ऑफिसर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं और स्टेट लॉज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर के ऑफिसर्स को पावर देते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, कानून व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है हमारे लेबर लॉज से रिलेटेड, उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं।
और इस लेक्चर को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाद हम क्लोज करेंगे और अगले लेक्चर में हम आपको डीपीएसपी के वो पर्टिकुलर प्रोविजंस दिखाएंगे, साथ में कुछ ऐसे लॉस के बारे में बताएंगे जो इन डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए, राइट, ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप देखना मत भूलिएगा लेक्चर 6 ऑफ आर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, जो कि आपको टुमारो इट विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अब सोर्स ऑफ लॉ जो है उसको संविधान को ही कहा जाता है। कोई भी संविधान भारत में बनेगा, अरे कोई भी कानून भारत में बनेगा तो वो संविधान के फ्रेमवर्क को हिसाब से ही बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स को गारंटी किए हैं। साथ में नीति निर्देशक तत्वों के आधार पे ये भी कहा है सरकार से कि सोशल ऑर्डर लाने की कोशिश करो, जहाँ पे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी जैसे प्रिंसिपल्स जो कि हमारे प्रियम्बल में डिफाइंड हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ प्रोवाइड किया गया है कि आपको अपलिफ्टमेंट ऑफ लेबर जो है उसको गारंटी करना पड़ेगा और फंडामेंटल राइट्स देने पड़ेंगे। आर्टिकल 14 भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाता है स्टेट पे कि दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑफ मैटर्स इन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16, पीपल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ये आपका फंडामेंटल फ्रीडम है। आर्टिकल 19, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और माइंस और हजार्डस वर्क इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स ओनली। तो 1, 2, 3, 4, 5 fundamental rights can be associated with respect to labor. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जो अनएनफोर्सेबल नेचर के होते हैं, जिनको आप कानून व्यवस्था से मांग नहीं सकते, ये डिमांड नहीं कर सकते आप, लेकिन इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोटेक्ट किया जाएगा मतलब जब लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है, जब कानून लॉ बना रहा होता है तो डीपीएसपी को अपने दिमाग में रखता है। Though not enforceable by any court, nevertheless fundamental in the governance of the country, it shall be the duty of the state to apply those principles in making laws from time to time. Right? Duty of the state. Labor is in the concurrent list. Both center as well as the state have the power to make laws. There is an article 254. Article 254 जिसमें कि इस पोजीशन को क्लियर किया गया है, यानी कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सेंट्रल लॉ कुछ बोल रहा हो और स्टेट लॉ कुछ और बना दे, तो क्या हो रहा चाहिए ऐसे में? तो ऐसे में आर्टिकल 254 में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंट्रल लॉ को इम्पोर्टेंस मिलेगी, यूनियन लॉ जो है वो लागू होता है। लेकिन अगर मान लीजिए स्टेट लॉ कुछ ऐसी पर्टिकुलर यूनिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके बनाया गया है जो सिर्फ उस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, बिकॉज उस तरह का वर्कर एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट में है, तो भी क्या यूनियन लॉ उसके ऊपर हावी हो जाएगा? यहाँ पे एक पॉइंट ये रहता है कि अगर गवर्नर ऑफ स्टेट उस पर्टिकुलर लॉ को प्रेसिडेंट को भेजा हुआ है और प्रेसिडेंट उस पर अभी अपना कंसिडरेशन, उस मामले को सुन रहा है, देख रहा है और अभी फाइनल डिसीजन को प्रेसिडेंट ने नहीं दिया है, ऐसे केस में यूनियन लॉ का ऑपरेशन स्टेट के ऊपर होता रहेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट अपना कंसिडरेशन दे दे, प्रेसिडेंट हामी भर दे कि स्टेट के ऊपर जो कानून बनाया गया है वो यूनिक है, वो स्टेट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, तो फिर यूनियन लॉ का एप्लीकेशन नहीं होगा, स्टेट लॉ का एप्लीकेशन होगा। यानी कि अगर स्टेट वर्सेस सेंटर हो जाए तो लॉ कौन सा प्रिवेल करेगा? सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। यूजली सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप सेंटर मत कहा करें, आप यूनियन कहा करें, तो यूनियन लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर स्टेट वर्सेस सेंटर में ये जो स्टेट लॉ जो है ये प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन को प्रेसिडेंट कंसिडरेशन जो है वो ग्रांट हो चुकी है, यानी राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी है उस स्टेट लॉ को, तो फिर ऐसे केस में स्टेट लॉ डोमिनेंट हो जाएगा और यूनियन लॉ वहाँ पे लागू नहीं होगा। ये तभी हो पाता है जब मामला कॉन्करेंट लिस्ट का हो, जहाँ पे दोनों यूनियन और स्टेट दोनों ही क्या कर सकते हैं,
उस पे कानून बना सकते हैं, तब ये कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज़ देखिए ये चीज़ आपको लग रहा होगा कि इंडियन पॉलिटी से एसोसिएटेड है, लेकिन इतनी बेसिक और इतनी सिंपल है आपके लेबर लॉ से रिलेटेड कि आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस करंट लेक्चर को हम फिर से एक तरह से समरी के रूप में आपको बता देते हैं कि हमने इसमें लेक्चर में क्या देखा। हमने इस लेक्चर में सबसे पहले देखा कि आर्टिकल 14 किस तरीके से इक्वालिटी ऑफ वर्कर और इक्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को दर्शाता है और कहता है कि किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलना चाहिए और जो कानून बनेगा वो सभी के लिए एक जैसा बनेगा। साथ में हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ के रेस्पेक्ट में एक ऐसे राइट के ऊपर बात करी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लेबर लॉ में दिया नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरवेंशन के साथ, अपने इंटरप्रिटेशन के साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को हर तरह के सेगमेंट में और सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री और क्लासेस ऑफ पीपल के लिए इंट्रोड्यूस किया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक तरीके से आर्टिकल 14, 16 और 39 क्लॉज सी को इन्फोर्स करता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क परमानेंट एम्प्लॉयज़ और टेम्पररी एम्प्लॉयज़ दोनों पे लागू होता है। और साथ ही में इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिलेशंस जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के बिना समझे भी नहीं जा सकते, डिकोड भी नहीं किए जा सकते। जहाँ तक बात करेंगे लेबर लॉज की, तो लेबर लॉज की शुरुआत भारत में ब्रिटिश के कॉलोनिज्म को अपोज करते से हुई। और लेबर और एम्प्लॉयमेंट लॉज में हम डिफरेंस के रूप में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट लॉज जो है वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप को कवर करता है। लेबर लॉज काम करने के बाद जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है उसके सेटलमेंट के ऊपर बात करता है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है वो लेबर के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं हो सकती, कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए। ये सब ब्रिटिश कॉलोनिज्म के दौर में देखा गया। फैक्ट्रीज एक्ट सबसे पहली 1883 में बनाई गई, जिसमें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर बनाया था लैंकाशायर और मैनचेस्टर के टेक्सटाइल मालिकों ने, और उसके बाद भारत में लेबर को महंगा करने की कोशिश की गई। पर इन्हीं फैक्ट्रीज एक्ट से 8 घंटे का वर्क टाइम, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन नाइट और ओवर टाइम पेमेंट के ऊपर राइट्स के रूप में बात की जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लेबर लॉज जो भारत में है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्टेट और सेंटर दोनों उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, और अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कानून बनाने में डिस्प्यूट आ जाता है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर स्टेट लॉ प्रेसिडेंट कंसिडरेशन मिला हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा। साथ ही साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो राइट्स की बात करते हैं वो आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 16 से और आर्टिकल 19 से निकलते हुए दिखाई देता है। साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कुछ इस तरीके की हैं जिसमें कहा गया है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल ऑर्डर का प्रमोशन होना चाहिए। तो यही सब के साथ अब हम आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे और मिलता हूँ मैं आपसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस EPFO एग्जाम सीरीज ऑन प्रॉक्सी ज्ञान in lecture 6. Till then, all the very best. Keep revising, keep making your own notes. I'll see you guys in the next lecture.